उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भूमंडल पर ऐसा लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे एक जो दौर से गुजर रही थी, जहां पे उनके पार्टी के अंदर ही काफ़ी कुछ मनमुटाव कह लें या स्वर उठ रहे थे, अब वो ऐसा लग रहा है दब गए हैं। और इस वक्त योगी जी के समर्थन में आरएसएस खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पहले भी ऐसा आभास लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खड़ी हुई है और मामला काफ़ी हद तक शांत हो गया है। उपचुनाव भी होने वाले हैं, अभी हालांकि उनकी तारीख तय नहीं, लेकिन वो भी एक कारण हो सकता है। तो आज विषय इसलिए हमने चुना उत्तर प्रदेश में बात करने के लिए। देश में बहुत कुछ हो रहा है और उस पर हम लगातार चर्चा भी करें, लेकिन एक बैठक भी हुई समन्वय की आरएसएस और बीजेपी के बीच में। उसमें कई बड़े अधिकारी शामिल हुए और एक ऐसा खुशनुमा माहौल लगा, जैसे लग रहा है कि ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य जी अब पुराने विवाद भूल करके अब योगी जी के समर्थन में खड़े। कई उनके बयान भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहीं से बहुत सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं और बहुत सारे टेस्ट केसेस यूपी से निकलते हैं। एक नया मुद्दा भी वहाँ पे आया है, वहाँ पे क्या मतलब देश भर में आया, लेकिन यूपी में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। वो कोटा विद इन कोटा वाली बात है। जब भारत बंद का जब आंदोलन हुआ तो मेरे ख्याल में कई सालों बाद बसपा के कार्यकर्ता भी सड़क पे दिखे। ये एक नया पॉलिटिकल अपरूटिंग है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या वहाँ सब कुछ ठीक हो गया और भाजपा पूरी ताकत के साथ अपने आप को प्रूव करने की तरफ बढ़ेगी और नई जो चुनौतियाँ आ रही हैं उससे भी निपटेगी। जो आरक्षण वाली नई चुनौती आई है, उसमें एक नया एंगल जो आया है सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद, फैसले ऑब्जर्वेशन के बाद, उसको लेकर के भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ उस समन्वय बैठक में जो हो रही थी। तो ऐसे में क्या स्थिति है यूपी की, इस पर हम बातचीत करना चाहते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विद्वान लोग हैं जो यूपी पर लगातार नज़र बनाए रखते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे, समझेंगे। तो हमारे साथ है रामकृपाल सर, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और लंबा अनुभव है यूपी में, अपनी राजनीतिक चीज़ों को देखा उन्होंने। साथ ही विजय त्रिवेदी जी हैं और शांतनु गुप्ता जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी ने योगी जी को बहुत करीब से समझा है, किताबें भी लिखी हैं। तो चूँकि आज उसी को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो शांतनु जी की विशेष भूमिका रहेगी। इसके साथ ही सतीश के सिंह जी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु जी, मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ही शुरू करना चाह रहा था। जी बात, क्या सब कुछ यूपी में ठीक हो गया और जो समन्वय बैठक हुई इसमें क्या हुआ, कुछ आपको छन के आई हो खबरें, बताइए सर। देखिए पिछले आई थिंक 1 महीने से जो सबसे बड़ी सुर्खियां रही उत्तर प्रदेश या किसी भी टीवी चैनल में, और खासकर जो नॉर्थ इंडिया के टीवी चैनल है, उसमें ये रहा कि भाई यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं। और ऐसा नीरज भाई पहली बार नहीं हुआ। हाँ, पिछले 7 साल में ऐसा 4-5 बार ये खबरें टीवियों पे आई हैं, हम लोग सब डिबेट में बैठे हैं। और आपको याद होगा 2022 के इलेक्शन के पहले, यानी कि सितंबर अक्टूबर में 2021 की खबर फिर से जोर से चली, और कई बार तो इतनी छोटे छोटे कारणों से चली, आपको सुन के हंसी आएगी। आपको पता है 5 जून को योगी जी का जन्मदिन होता है, तो 5 जून 2021 में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं करा बर्थडे का, तो चल गई खबर और पूरे दिन चैनलों पे चली, योगी आदित्यनाथ को ट्वीट नहीं करा, दोनों में खटपट है, लगता है फिर हटने वाले हैं। और उस समय कोरोना का समय चल रहा था, विकराल वाला, अगर आपको याद हो। तो बाद में पता लगा नरेंद्र मोदी ने किसी को ट्वीट नहीं करा क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा है, सेलिब्रिटी ट्वीट्स का मतलब माहौल नहीं है, और उन्होंने फोन पे बात कर ली, तो वो मुद्दा दब गया। फिर उसके 1 महीने बाद निकला कि बीजेपी भाजपा के पेज में, जो बीजेपी भाजपा का पेज है, उस पर अमित शाह की फोटो नहीं है, उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है। तो फिर चला वो 15 दिन तक, खूब हम लोगों ने डिबेट करी, ऐसा वैसा। बाद में पता लगा, मैंने पूछा, मेरे लड़के से परिचय है जो सोशल मीडिया देखता है वहां पे, उसने कहा सर वो तो हमारे 6 साल से कभी नहीं लगा फोटो, हमारे 2 मुख्यमंत्री हैं, संगठन मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष, पेज इतना भर जाता है कि हम जो बैनर होता है उसमें नहीं लगाते। फिर वो टॉपिक दल गया। तो और जैसे ही आता है तो समाजवादी पार्टी को हवा मिलती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मिलता उनको, तो वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में लड़ाई दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में दिखाते हैं, और अभी उनको योगी आदित्यनाथ और केशव जी में मिल गई। और केशव जी के कुछ बयान ऐसे थे जिनके कई अर्थ लगाए जा सकते हैं, है ना। केशव जी ने मुखर रूप से कभी योगी जी के अगेंस्ट में कुछ नहीं करा, ना पाठक जी ने मुखर रूप से कहा, हाँ, लेकिन हम लोगों ने टीवी पे उसको खूब लगा के, मतलब आपको अगर विवाद देखना है तो हम कर्नाटका में भी देख सकते हैं कि कर्नाटका में जो उनके दोनों शीर्ष के नेता हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है दोनों, वो तो खिलाफ में अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते हैं।
फिर भी वो टीवी में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ टीआरपी देते हैं चैनलों को, योगी आदित्यनाथ खबरों में बने रहते हैं, तो वो खबर चलती है। लेकिन अगर कुछ थी भी तो वो मेरे ख्याल से जो समन्वय बैठक हुई वो, और जो अभी केशव जी के स्टेटमेंट आया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चार्ज में दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से, चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपने 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 मनपसंद का बनाया, ऐसी बात आती है, तो मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ चार्ज में ही थे, मोटा मोटा खबरों में थोड़ा चार्ज में नहीं दिखते थे। जो खबरों वाला पार्ट था वो भी आ गया। समन्वय बैठक की बात आपने पूछी, आई थिंक वही बात थी कि यूपी बड़ा प्रदेश है। देखिए अरुण जी का अकेले जाना, वहां पे 2 क्षेत्रीय प्रचारक भी हैं, उधर अनिल जी हैं, महेंद्र जी हैं, वो भी जा सकते थे, लेकिन अरुण जी का जाना, जो 6 सह सरकार उनमें से एक है जो भाजपा देखते हैं, उनका खुद जाना, मुख्यमंत्री आवास में होना, कई बार संघ के कार्यालय में भी मीटिंग होती है, उनका रहना, दोनों उप मुख्यमंत्री का रहना, उसमें प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री का रहना, तो एक मैसेज भी जाता है कि भाई मुख्यमंत्री कमांड में है और वो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। आपको पता ही होगा नरेंद्र मोदी के बाद 206 रैली 2024 के इलेक्शन में उन्होंने करी, 204 रैली योगी आदित्यनाथ ने करी। संबित पात्रा का चुनाव थोड़ा बिखरता है तो योगी आदित्यनाथ फ्लाई करते हैं, शांतनु रैली करते हैं। शांतनु, अगर अरुण कुमार जी गए और इस तरह की मीटिंग हुई, तो खाली ये नहीं कहा जा सकता कि टीआरपी ज़्यादा मिलती इसलिए योगी जी पर हम लोग इतनी चर्चा करते थे। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के बयान आए, जिस तरह की बातें निकली, जिस तरह के तल्ख डायलॉग देखने पर, उसमें इतना आसानी से आप पेंट मत करिए। नहीं, मैं ये मान सकता हूँ कि मामला सुलट गया होगा। मैंने नीरज जी उदाहरण भी दिया, कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ, क्योंकि मेरी पत्नी साउथ की है, तो मैं पढ़ भी, काफी भाषा समझ भी पाता हूँ साउथ की, और कन्नड़ आती है आपको? कन्नड़ सीख लिया आपने? कन्नड़ नहीं, मुझे तेलुगु आती है, कन्नड़ भी थोड़ी। तेलुगु आती है? अरे वाह, गजब। तो और मुझे खबरें मिलती भी रहती है, मैं जाता बहुत हूँ, मेरी किताबें लंच करने जाता हूँ बैंगलोर में, तो मुझे खबर मिलती रहती है वहाँ पे। तो वो जितनी लड़ाई है वो कितनी बार आपके चैनल में आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कई बार उत्तर प्रदेश में तो डोर स्टेप रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, हम लोग सब नोएडा में बैठे हैं अधिकतर लोग, तो उत्तर प्रदेश की खबर ज्यादा बनती है, योगी आदित्यनाथ टीआरपी देते हैं। इस उससे कह रहा हूँ कि सिमिलर खबर कहीं और होती है तो वो टीवी में नहीं आती है, योगी आदित्यनाथ खबर ज्यादा पैदा करते हैं। देखा शांतनु जी ने एकदम निपटा दिया। विजय जी, देखा आपने? शांतनु जी ने कहा ऐसा कुछ था ही नहीं, हम ही लोग गड़बड़ कर रहे थे, और आप पता नहीं हमको क्या बता रहे थे, युद्ध विराम नहीं है, क्या क्या समझा रहे थे। अब बताओ। नीरज जी, शांतनु जी उत्तर प्रदेश को और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत करीब से समझते हैं, और अब उधर तेलंगाना और आंध्रा को भी, तेलुगु भी जानते हैं बहुत अच्छे से, और तेलंगाना आंध्रा को भी समझते हैं, और बहुत सारी मौन भाषाएं भी वो समझते हैं। हाँ, ये बात सही है, समझे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, 2 बातें इसमें समझने की है कि एक तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जितनी चर्चाएं होती हैं उसमें एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता योगी आदित्यनाथ ही। जैसे शांतनु जी ने जिक्र किया, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुत चर्चा हुई थी और लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं होती रहती है। टीआरपी कारण हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन ये बात थी। मुद्दा क्या है, इसको उलट तरीके से देखते हैं। जब आज आपने ये कार्यक्रम किया तो आपने कहा कि बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक हुई। समन्वय बैठक क्यों होती है? कि समन्वय में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हुई होगी। तो वो समन्वय में, और अरुण कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को और संघ के बीच में कोऑर्डिनेटर भी हैं, बड़े नेता हैं, और बहुत सुलझे हुए नेताओं में से अरुण जी को मैं जानता हूं, समझता हूं। तो वो यदि मुख्यमंत्री जी के साथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठते हैं तो मामले को सुलझाने की बात होती है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि अब सुलझ गया है, ऐसा लगता है कि सुलझ गया होगा मामला, कि जब बैठे हैं, संघ के बड़े प्रतिनिधि बैठ रहे हैं और प्रतिनिधि बैठ रहे हैं, तो इस बात का मैसेज दिया होगा, और ये ऐसा हो गया होगा। इस बदलाव को आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयानों से भी। 2 दिन से वो लगातार मुख्यमंत्री जी की तारीफ में कुछ ना कुछ बात कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि भाई सबसे शक्तिशाली, सबसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। कल परसों भी उन्होंने इस भाषण का जिक्र किया था। अभी उन्होंने ही, केशव प्रसाद मौर्य ने ही, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आरक्षण का मसला था, उस पर चिट्ठी भी लिखी थी, और सीधी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। ठीक है, अब मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी क्यों लिखते हैं? मुख्यमंत्री जी से तो बात ही हो सकती है, उप मुख्यमंत्री की बात नहीं होती क्या? फिर पिछले दिनों बहुत सारी जो बैठकें हुई सरकार की, उसमें वो नहीं रहे। फिर जब बैठकें हो रही थी तब वो दिल्ली में थे, ब्रजेश पाठक जी भी थे, केशव प्रसाद मौर्य भी थे, फिर ब्रजेश पाठक आ गए। लेकिन दोनों बातों को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी में बिना किसी मतलब सवालिया निशान के योगी आदित्यनाथ नंबर 1 नेता है उत्तर प्रदेश के आज की तारीख में।
इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता। जो हम सब लोग चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी से उनकी नाराजगी है, अमित शाह जी से नाराजगी है और किसने क्या किया, इन सब बातों का कोई मायने नहीं है। यदि ऐसी नाराजगी होती तो क्या आप समझते हैं नरेंद्र मोदी की नाराजगी के बाद भी कोई नेता मुख्यमंत्री रह सकता है? ऐसा नहीं। लेकिन ये भी एक बात सच है कि संघ का पूरा ताकत, पूरा सहयोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी है और वो सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी हैं, सैफरन लीडर भी हैं। तो ये सब बातें मिलकर चल रही हैं और मुझे लगता है कि कोशिश हुई है कि ये सारा जो मसला है सुलझा लिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य जी को साथ रखना भी बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे आप देख रहे हैं जो हमारे जाति को, आरक्षण को, दलित को, लेटरल एंट्री को लेकर, ओरिजेंटल एंट्री को लेकर जितने विवाद हो रहे हैं, उसमें एक ऐसे प्रमुख चेहरे को अलग करना, अलग थलग करना या नाराजगी दिखते हुए लगना, ये सब नहीं चल सकता है। इस सब को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर मुझे वो रहीम, पता नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए कि वो रहीमन धागा प्रेम का क्या है, छोड़ दीजिए, वो आप विद्वान आदमी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ सुलझ गया मामला, मतलब लगता है कि अभी सुलझ गया है। आपने जो दूसरी वाली बात अभी कही ना कि आरएसएस ने सपोर्ट किया, समन्वय कराया, ये वाली बात हमको ज़्यादा मजबूत लगती है ना? ये वाली बात मजबूत क्योंकि नहीं, सुनिए ना, स्टेटमेंट सुनिए। मौर्य जी ने क्या कहा कि योगी जी बाबूजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बाबूजी मतलब कल्याण सिंह जी। योगी सरकार में राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति में कोई समझौता नहीं है और देश में योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अभी 2 महीने पहले तो कह रहे थे कि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में, संगठन के बीच में बहुत खाई बन गई है। ये मतलब ये उत्तर दक्षिण वाले डायलॉग है। शांतनु जी एकदम हल्के से कैसे कह रहे हैं? शांतनु जी, ये आपने सुना? ये तो मतलब मेरे को सुखद परिवर्तन है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा हुआ है मुझसे नहीं शांतनु जी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बार समन्वय बैठक में मैं कहना चाह था, समन्वय बैठक भाजपा और संघ का एक नियमित एक कहते हैं प्रकल्प है। वो होती ही होती हैं, उनके डेट तय हैं। आप अगले पूरे साल का कैलेंडर राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं, कब कब भाजपा और आरएसएस की मीटिंग होती है। वो इमरजेंसी पे नहीं होती कि अब होनी है, वो अब कोई इमरजेंसी पे हो सकती है, लेकिन समन्वय बैठक भाजपा और संघ के बीच में हो सकती है। अरुण जी का खास विशेष जाना, जैसे मैंने कहा कि वहां पे 2 क्षेत्रीय प्रचारक भी हैं, संघ करीब 9 क्षेत्रीय प्रचारक हैं पूरे देश में। तो यहाँ पे शायद अनिल जी उधर से और इधर से महेंद्र जी हमारे पश्चिम से, वो लोग मिलते रहते हैं। तो और बल्कि और जो भी हैं, चाहे विद्या भारती, संस्कृत भारती, संस्कार भारती, विद्यार्थी परिषद, वो लोग भी सरकार के अपने अपने मंत्रियों से मिलते रहते हैं। तो संघ और भाजपा में समन्वय बैठक होना कोई नई प्रणाली नहीं है। हाँ, कि उसको हम ऐसे देखें कि बहुत कुछ खराब था, उसको मैनेज करने के लिए समन्वय, उसका नाम नॉर्मल नाम है। ऐसा नहीं कि समन्वय खराब हो गया था इसलिए समन्वय बैठक है, उसका नाम पुराना नाम है। आज से 30 साल 40 साल की रिपोर्टिंग के पहले मिल जाएगा कि संघ और भाजपा में समन्वय बैठक हुई। तो मैं कहूंगा उसमें नई चीज ना खोजने की कोशिश करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सभी लोग सही कह रहे हैं। हम लोग या आवाज़ या किसी भी न्यूज़ चैनल में एडिटोरियल मीटिंग होती रहती है टीआरपी को लेकर के। जब टीआरपी खराब हो जाती है तो हम लोग तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, अब भी करना है मीटिंग, क्या गड़बड़ चल रहा है भाई। और जब टीआरपी सही आती है तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का, महीने भर ना हो तो बैठक की बुलाने का महत्व होता है, इसमें कोई शक नहीं। खैर अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक बहुत दूसरा टॉपिक भी इसमें जोड़ना मुझे। रामकृपाल जी, सब ठीक ठाक हो गया और ये तो अच्छा है क्योंकि जिस लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यूपी में, अब अभी वो जो उपचुनाव होने हैं उसमें तो प्रूव करना है, तो इसलिए अच्छा है जुड़ गए। अब समन्वय से जुड़े, जैसे भी जुड़े। नीरज जी, अभी शांतनु जी ने और विजय जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, बिल्कुल सही है। 1-2 बात मैं ये कह रहा हूं कि जब भी संघ और बीजेपी के नेता मिलते हैं तो मीडिया में ऐसे आता है जैसे कोई अनहोनी हो रही हो। मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का जन्म ही ये जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी बनना ही सिर्फ इसी विवाद के लिए था, दोहरी सदस्यता। यानी कि जो बीजेपी में है वो आरएसएस का सदस्य है और जो आरएसएस में है उसका बीजेपी भी एक तरह से, बीजेपी से उसका मेल है। ये दोहरी सदस्यता पर ही जब उस दौर में जनता पार्टी में विवाद चला था कि भाई दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, तो बीजेपी ने कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे लेकिन हम संघ से रिश्ता नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा यह कहना है कि जिस पार्टी का जन्म ही इसी आधार पर हुआ है कि चाहे हम कुछ भी हो जाए, राजनीति में हम सत्ता में रहें नहीं रहें,
लेकिन संघ से हमारा रिश्ता कभी अलग नहीं होगा। इसलिए संघ के साथ नेताओं की बैठक औपचारिक हो अनौपचारिक हो हमेशा होती रहती है, हमेशा बातचीत चलती रहती है। मैं कोई अंदर का संघ का नहीं हूं, न मुझे कभी संघ में रहा, न मैं संघ को जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है, एक पॉलिटिकल जब से मैंने देखना शुरू किया है तो संघ और बीजेपी में हमेशा होता है, ये चीज रहती है। और जब भी कुछ ऐसा लगता है, और बीजेपी भी मानती है, अभी देखिए जो कुछ भी हुआ पिछली बार, जो कुछ बीजेपी को धक्का लगा उसमें माना गया है कारण कि संघ के लोग उस तरह से एक्टिव नहीं हुए। अब सच्चाई कितनी है नहीं है वो मैं अलग बात कहता हूं। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में अगर कोई पॉलिटिकल जो कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है और वो महत्वाकांक्षी नहीं है तो राजनीति के लिए अनफिट है। और किसी भी पार्टी में, चाहे जैसा बहुत सही शांतनु जी ने कहा और बाकी, आप बताइए कौन सी पार्टी है जिसमें महत्वाकांक्षी नहीं है। एक उप शब्द होता है, ये उप शब्द चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे चैनल में हो, चाहे राजनीति में हो, जिसके साथ भी लगा हुआ है उसको बहुत काटता है कि कितनी जल्दी खत्म हो जाए। और ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए योगी जी, ये हमेशा होता है। आप देखिए कर्नाटक में डीके शिव कुमार कितने दिनों के बाद ये फरियाया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि महत्वाकांक्षा खत्म हो गई? नहीं, एक ही बात है, महत्वाकांक्षा रेंगती भी है, उड़ान भी भरती है। महत्वाकांक्षा हमेशा रहती है, जब वो उड़ान भरने लगती है तो नजर आ जाती है मीडिया को, और ह्यूमन स्वभाव है अपने अपने ढंग से। लेकिन इसका एक और स्ट्रेटजी भी समझ लीजिए। जो भी मौर्य जी जो भी स्पीच देते हैं, आप यूं भी समझ लें जैसे आरक्षण का आया, उसके बाद उनका आया कि बहुत अच्छा है, स्वागत किया उन्होंने। ये अभी अभी जो भी पिछड़े वर्ग से थोड़ा सा, जो पिछड़े वर्ग का मोह भंग हुआ बीजेपी से भी, उसके लिए एक मैसेज भी है कि मैं बीजेपी में तुम्हारी आवाज उठाता रहूंगा। ये भी एक मैसेज होता है कि हमारी आवाज उठाने वाला बीजेपी में कोई है। अगर योगी के लॉ एंड ऑर्डर के नाते उनको जाना जाता है तो मौर्य को इसलिए भी जाना जाएगा कि हमारी आवाज, जो पिछड़े वंचित हैं, उनकी आवाज मौर्य जी उठाएंगे। ये बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो फायदे की बात है। और कोई अगर मान लीजिए कि जैसे SC ST का मामला हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद सबसे पहले बीजेपी ने कहा, यानी केंद्र सरकार ने कहा कि हम ये नहीं करने जा रहे हैं। सारे लोग, अब पता नहीं उसके बाद किसके खिलाफ ये कल भारत बंद हुआ है, जब सरकार पहले ही कह चुकी है हम नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि मैं सैद्धांतिक रूप से उसके पक्ष में हूं, बहुत बहुत क्रांतिकारी फैसला है वो अदालत का। और अगर क्रीमी लेयर हटेगी तो जो नीचे के, जो अभी तक जिनको लाभ नहीं मिला उन्हीं को लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए राजनीति कैसे होती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार अगर पार्टियों में इस तरह की चीजें दिखती हैं तो ये मत समझिए कि वो पार्टी को कमजोर करने वाली है, वो पार्टी को मजबूत ही करेंगी। ये आरक्षण वाले मसला मेरा सेकंड टॉपिक, इसको तो मैं लाएंगे ही, क्योंकि इसमें मुझे भाजपा बहुत कंफ्यूज दिख रही है, RSS भी इस पर कंफ्यूज रहती है। लेकिन ये पहले ये वाला समझ लेते हैं। आपने जो बात की सर, मैं उससे सहमत हूँ कि महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए, लेकिन कहीं से आपको शक्ति मिलती तब आप ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, अदरवाइज आप थोड़े बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। और दूसरा, RSS और भाजपा के बीच में संबंध है, लेकिन ये लोग नकारते भी रहते हैं। इसलिए बार बार ये सवाल उठते मीडिया में कि भाई साहब, जब आपका इतना है, प्रेरक संस्था है, या जो भी संस्था आप मान के चलते हैं, तो फिर उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करिए। बहरहाल सतीश जी और प्रेम जी के पास फटाफट इस वाले मुद्दे पे। सतीश जी, अब तो मामला सुलझ गया है लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अब कड़ाई से एकदम चलेगा। आप भी लगता है केशव मौर्य जी वाला भाषा यूज कर रहे हैं। कौन सा? कि नहीं, देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताने में केशव मौर्य जी को 7 साल लग गए, 7 साल लग गए। और पता नहीं कौन 400 वाला उन्होंने पिछले 5-10-15 दिन में सर्वे करा लिया, 400 वाला, ये बार बार मैं बोलता हूँ कि अचानक से उनको सब कुछ योगी जी में अच्छा दिखने लगा। और व्यंगकार हैं, साहित्यकार हैं, किस प्रकार की बात बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं मान सकता हूँ यहाँ पर जो चर्चा हुई कि एक टेम्पोररी युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन 2.5 योगी में
अभी उपचुनाव के बाद देखिए कि नई पटकथा भी हो सकती है। अब क्या पता, अब देखिए योगी जी के साथ क्या है। योगी जी को कल्याण सिंह का नाम लिया उन्होंने, तो योगी जी को क्या बोलना चाह रहे हैं वो? भाई कल्याण सिंह के जगह तो कोई राम प्रकाश गुप्ता जी आ गए थे ना, तो भाई योगी जी तो वो व्यक्ति नहीं है जिनके उनको आप हटा के या कोई राम प्रकाश गुप्ता खोज लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मोटी बात यह है देखिए कि जी योगी जी को अगर सुनिए ना, योगी जी को अगर केशव और प्रसाद मौर्य अपने आप तो हिला नहीं सकते, लेकिन अगर योगी को हिलाया गया तो कहां कहां से सूत्र बंधेंगे आप समझ सकते हैं। तो उसमें कहां कहां हिल जाएगा ये पता नहीं है। तो ये अभी आपने ही कहा कि नहीं, विजय जी ने कहा कि किसी ने कहा कि आरएसएस उनके साथ खड़ी हो गई है। अरे पूरे बीजेपी आरएसएस सबको खड़ा होना बताना पड़ेगा ना। या आरएसएस कैसे खड़ी हो गई है भाई? सच्चाई है तो अगर आरएसएस खड़ी हो गई, और अभी अपने टिप्पणी में आपने 2 बातें अंतिम में जो बोली वो बड़ा महत्वपूर्ण था, तो वो उस लिहाज से एक टेम्पोररी ट्रूस है। अब देखिए क्या होता है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हम लोग देख रहे हैं शांतनु जी को भी, राम कृपाल जी को भी, कि वो भाजपा के एंगल से सारी चीजों को देख रहे हैं। तो शांतनु जी बायोग्राफर योगी जी के, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंट का भी काम कर रहे हैं बीजेपी का। अरे ये तो जबरदस्त है कि सब ठीक है, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो कोई तो रखेगा ना मेरे नहीं, मैं इस पर रिएक्ट तो करूंगा ना जब आपने बुलाया तो, कि इससे भाजपा ठीक हो जाएगी, ये अच्छा है, ये है कि सब कुछ अच्छा है, ये नहीं बात ये है कि महत्वाकांक्षा की बात है। पिछड़ों के नेता हैं केशव जी। जब योगी जी बने थे उससे पहले केशव जी बड़े नेता थे, उनसे तो महत्वाकांक्षा तो रहेगी। और पिछड़े नेता की इस वक्त तात्कालिक रूप से, खास तौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा को जरूरत है। जो मुद्दे अभी गिनाए गए। और एक चीज विजय जी पर भी कहूंगा, विजय जी ने कहा कि मोदी जी के न चाहते कैसे रह जाएंगे योगी जी, ये चाहते होंगे क्योंकि उनको अपने लिए भी तो चाहत होगी दिल्ली की, ये बात सही है, लेकिन फिर साथ में आरएसएस की खड़े होने की जरूरत नहीं है योगी जी के लिए। अगर 2 लोगों को आपने सीधे निशाने पे लिया है तो मैं एक छोटे कमेंट लूंगा 30 सेकंड वाले। नहीं, निशाना किसी पे नहीं है। अच्छा, मैं एक बात मैं भी कह दूं ना आपसे। आपने कहा कि बाबूजी का नाम लिया, कल्याण सिंह का नाम लिया, तो राम प्रकाश गुप्ता कौन, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। अब मेरा इसका इंटरप्रिटेशन दूसरा है कि अगर बाबूजी को ही उस जगह ये उपमा के तौर पर रख रहे हैं तो बाबूजी के जाने के बाद वनवास हो गया था भाजपा का, ये भी पता होगा मौर्य जी को। एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि बाबूजी जब ये देखिए थे तो भाजपा बहुत तगड़े लंबे वनवास में गई थी और लौटे तो ही लौटी भाजपा। ये भी एक संयोगी कह सकते हैं आप। तो इसलिए वो भी एक इंटरप्रिटेशन है इसका। शांतनु जी पर आपने टिप्पणी की थी, शांतनु जी को 30 सेकंड का मौका जरूर मिलेगा। शांतनु जी जो एक लाइन बोल दूं, बिल्कुल बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि मोदी जी और योगी जी के रहते 35, 33, 37 कितना नंबर पे पहुंच गई बीजेपी यूपी में, तो आधा वनवास तो ही हो गया। अब आगे हो सकता अच्छा हो जाए, मैं नहीं कहता कि नहीं अच्छा हो, नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि आप जिस तरह से देखें उसी तरह से दिखेगा। बिल्कुल। शांतनु जी छोटा सा एकदम कमेंट। दो बातें क्विकली कहूंगा। जैसे आपने कहा, सतीश जी ने कहा कि मैं शायद राम कृपाल जी एक भाजपा के पक्ष में या भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह बोल रहे हैं। देखिए इंटरप्रिटेशन है। अगर बाबू कल्याण सिंह का नाम लेते ही आप जाके, सतीश जी मेरा एक प्रयोग करिएगा, 100 विद्वान लोगों से बोलिएगा कि जब दिमाग में आता है, अगर मैं कहता हूं कल्याण सिंह तो क्या दिमाग में आता है? कल्याण सिंह दिमाग में आता है राम मंदिर मूवमेंट, कल्याण सिंह दिमाग में आता है ग्लो नेता, कल्याण सिंह दिमाग में आता है कि चीटिंग नहीं होने देंगे, कल्याण सिंह दिमाग में आता है तो स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन सतीश जी के दिमाग में आता है कल्याण सिंह के बाद राम प्रकाश गुप्ता जी आए थे। केवल ये उनकी कल्याण सिंह की अगर हिस्ट्री है तो फिर अगर ऐसे विश्लेषण को विश्लेषण कहेंगे तो ठीक है, वो भी विश्लेषण है फिर। ठीक है जी जी। देखिए जवाब तो मुझे देना चाहिए लेकिन समय कम है, इसलिए मैं समय कम है। हाँ समय कम है सर। अरे फिर इसमें तो फिर बहुत लंबा जाएगा। हाँ विजय जी आपके ऊपर भी एक टिप्पणी हुई थी, 30 सेकंड आप बोलिए सर, फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास जाता हूँ। सतीश जी की टिप्पणी पर मुझे कोई जवाब नहीं देना। कल्याण सिंह जी के, सतीश जी बड़े भाई हैं हमारे, ठीक है। बात मैं कल्याण सिंह जी पर एक तरीके से, मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ कि केशव मौर्य जी ने जब कल्याण सिंह जी को याद किया है तो वो भी एक ट्विस्ट है।
कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े और दलितों के नेता हैं। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी के रेफरेंस में कल्याण सिंह जी को याद करना, क्या इसके भी कोई मायने हो सकते हैं? ये केशव प्रसाद मौर्य जी जानते होंगे, मैं रामप्रकाश गुप्ता वाले रेफरेंस में नहीं जाना चाहता, लेकिन कल्याण सिंह जी पिछड़ों के दलितों के सबसे बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के। आज केशव मौर्य भी वहीं जानने चाहते हैं जी। अब वो उस लाइन को योगी आदित्यनाथ जी से जोड़ रहे हैं, इसका रेफरेंस मुझे नहीं पता मैं, लेकिन इसको इस तरह से देखता हूँ। सतीश जी कुछ कहते हैं, उस पर मुझे कोई परेशानी नहीं है जो बोलते हैं। जी राम कृपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। नीरज जी जी, सतीश जी ने मेरा भी नाम लिया, मैं एक वाक्य 2 वाक्य कहूंगा। सतीश जी ने कहा कि हम लोग बीजेपी की, मैं एक आपको छोटी घटना बता रहा हूं। एक जमाने में एक मिश्रा जी हुए थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, श्रीपति मिश्र। तो जिस दिन श्रीपति मिश्र हुए थे उसके 4-5 दिन ही बाद एक अखबार में एक हमारे मित्र ने एक खबर लिखी कि श्रीपति मिश्रा हटाए जाएंगे। वो खबर आई गई हो गई, 2.5 साल बाद श्रीपति मिश्रा हटाए गए। तो वो पत्रकार उस सम्मेलन में पहुंचे तो श्रीपति मिश्रा ने उनको देखते ही कहा, आइए 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 भाई साहब, आपकी खबर सही हो गई। तो बोले मेरी कौन सी खबर? अरे बोले वही मैं हटाया जा रहा हूँ, आपने लिखा था बहुत पहले ही। तो ऐसे ही अब बीजेपी 2.5 हो गई है। मैं मानता हूँ कि कभी ना कभी तो बीजेपी जाएगी, हमेशा के लिए नहीं आएगी, लेकिन अब कमजोर हुई, अब 10 किलो कम हो गया, अब 5 किलो कम हो गया, अब जाएगी। ये 2012 से मैं सुन रहा हूँ। जितने बार लोग रामकृपाल सर सुनो ना, गए काम से। ये जो आपने कहानी सुनाई ना सर, लाइटर नोट पे करो, ये कालजयी घटना है। जैसे हम लोग मार्केट में कहते हैं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, बंद घड़ी रखे तो दिन में 2 बार सही पड़ेगी। तो मार्केट में भी हम लोग या कुछ भी बोलो आप, कभी ना कभी तो सही हो ही जाएगा। तो इसलिए हर आदमी सही। लेकिन चलो प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी क्या देखा आपने सर? देखिए, जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कुछ बात तो आपके मन में आई, तब तो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कुछ समय पहले केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान आते थे, उसको भी अस्वाभाविक माना जा रहा था संगठन बड़ा की सरकार, क्योंकि उसकी टाइमिंग थी कि चुनाव में हार के बाद कौन जिम्मेदार है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी बहुत चर्चा हो गई। और योगी आदित्यनाथ जी का एक अलग कहना था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस से हारे। तो बीजेपी में हुआ कि भाई लीडरशिप में 2 लीडरशिप है जो ऐसे सोच रहा है, एक ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा पूछ रहा सरकार बड़ा या संगठन। तो वो पूरी बातचीत जो है इस रूप में चल रही थी। चर्चा इस रूप में हुई कि भाई मोदी शाह जिम्मेदार हैं लोकसभा परिणाम के लिए यूपी में, या कि योगी आदित्यनाथ हैं। तो इस वजह से उसमें क्या है कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी बातों को लोगों ने परखा और समझा उस रूप में। अब उनका टोन बदला है और वो कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, और ये टोन भी बदला है तो इसकी भी एक अपनी परिस्थिति है। इस समय 10 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, और इस उपचुनाव में क्या योगी और केशव लड़ते हुए जाएंगे? तो ये तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि पहले विधानसभा उपचुनाव निपटाइए मिलजुल करके, और सबको जिम्मेदारी भी दी गई है। हर 2-3 लोगों को विधानसभा सौंपा गया है, बड़े कोई भी इसमें केशव मौर्य भी हैं, दूसरे नेता भी हैं, तो उनको जीत के दिखाना भी है, अपने इलाके में परफॉर्म करना भी है। तो इस वजह से बीजेपी निश्चित रूप से एकजुट करने में कामयाब रही है। तो ये उनका लीडरशिप है, हम उनका मानते हैं कि वो जो बीजेपी लीडरशिप चाहती है वो ऐसे नेता करते हैं। लेकिन इससे पहले जब वो डिफरेंस दिखा रहे थे तब भी क्या लीडरशिप की उसमें चाहत थी? क्या ये भी एक सवाल साथ साथ ही पैदा होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा जो है महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये टोन बदला क्यों, और टोन बदला है तो इसका निश्चित कारण है सामने का उपचुनाव।
और इसका अगर दूसरा हम साइड में मतलब देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को नेता मानते हुए वास्तव में चुनाव परिणाम के लिए उत्तरदायी ही ठहराया जा रहा है, चाहे उपचुनाव जीत लीजिएगा तब भी और चाहे लोकसभा चुनाव हार गए तब भी। तो ये जो इनर पॉलिटिक्स है कि हार के लिए कौन जिम्मेदार, इसी सवाल का हल नहीं मिल रहा है, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। जी मैं इस मामले में तो मैं इनके साथ जाऊंगा सर, गुप्ता जी के साथ, कि योगी जी से बड़ा नेता कोई नहीं है इस समय। तो ये जो भी मतलब कार्यक्रम पिछले 1-1.5 महीने में उन सबको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भलाई इसी में कि इसको ऐसे ही रहने दें जैसे अभी चल रहा है। और जैसे रामकृपाल जी कह रहे हैं कि बहुत प्रयास हुए, बहुत सारे षड्यंत्र ये सब चलते रहते, लेकिन योगी जी सबसे ताकतवर नेता इस वक्त हैं, ये भाजपा के लोग भी मानते होंगे। अब मेरे सामने ना कहें अलग बात है। खैर एनीवे, अब एक दूसरा मुद्दा जो बहुत बड़ी चुनौती आ रही है देश भर में, और उत्तर प्रदेश का रेफरेंस चला तो वहाँ तो होगी, चुनाव भी वहाँ पे है। विजय जी आपसे पूछता हूँ, क्या भाजपा कोटा विद इन कोटा के अंदर कंफ्यूज है क्या मामले को लेकर के? जाहिर है कि जिस तरह से अभी तक की भूमिका रही है, कंफ्यूज नहीं, वो हो सकता है असेस कर रही हूँ, तोल रही हो कि किस तरह से इसको देखा जाए। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, और पार्टियां भी देख रही हैं, कांग्रेस भी देख रही है, वो उनसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, तो चलिए हम भारतीय जनता पार्टी की आज चर्चा कर रहे हैं, तो उसको मैं देखता हूँ कंफ्यूज नहीं हो सकता, कंफ्यूजन अलग शब्द है। असेस वो कर रही है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें जो बात कही गई है सब डिवीजन की, वो उसमें से ज्यादातर वोट वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो ज्यादातर जो छोटे नेता हैं, जो नियो लीडरशिप दलितों में और पिछड़ों में आई है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल दिखाई देती है। लेकिन जो पक्ष जो इसके खिलाफ हो रहा है, जो भारत बंद कर रहा है, वो पक्ष ताकतवर राजनीतिक पक्ष है। वो ताकतवर राजनेता है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे और लोग हों, या मायावती हों, क्योंकि जाटव वहां पर सबसे ताकतवर एक कम्युनिटी है। मायावती जी उसके साथ खड़ी दिखाई देते हैं। पासवान एक ताकतवर कम्युनिटी है, तो चिराग पासवान वहां दिखाई देते हैं। और भारतीय जनता, ये तो आपने सामने देखा है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेता और सांसद इसको लेकर विरोध के स्वर के साथ खड़े हैं या अपनी बात कहने के लिए लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यह असेस करना है कि वो किसके साथ जाए। देखिए, अभी तक तो कोई बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला आया तो एसजी वहां पर थे, सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल जो खड़े हैं वो तो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और एसजी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो इस सब डिवीजन के साथ दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी। और इसको दूसरे तरीके से मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी पिछले खासतौर से इस लोकसभा इलेक्शन को देखें तो वो आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव का नुकसान भुगत चुकी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव कहती है। मैं उस पर फेक और असली पर नहीं जाता हूं, लेकिन उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, जो इंडिया ब्लॉक ने उठाया था कि भाई ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। अब क्या यदि वो ये सब डिवीजन कोटा विद इन कोटा को यदि विरोध करेगी तो क्या ये फिर से माहौल नहीं बनेगा कि देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, समझे। दूसरा, उनको एक फायदा क्या हुआ, एक ब्रीदिंग स्पेस क्या मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। अगर आदेश दिया होता तो फिर तो साफ करने का एक रुख रखने की जरूरत पड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि भाई हम डिवीजन। और आप उसको देखिए ना, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो कोटा विद इन कोटा है ना, आपने उसको रखा नहीं अभी पार्लियामेंट में, लेकिन राष्ट्रपति जी के पास रखा। तो यदि उस रिपोर्ट को देखेंगे तो वो तो कोटा विद इन कोटा को ही तो सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कहा गया कि भाई इतनी जातियां हैं जिसमें से कुछ जातियों को 10% जातियों को 60% हिस्सा मिला है, बाकी जातियों को नहीं मिला है। तो वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना। तो आप तो इसको आप किस तरह से, मुझे समझ नहीं आई कि ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पहले कह सकती थी, भाई रोहिणी कमीशन वही तो बात कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कोटा विद इन कोटा को सपोर्ट करने का आइडिया है, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन अब पार्टी क्या रुख लेती है क्या नहीं लेती, लेकिन एक बहुत ऐसी बारीक लाइन पर तलवार की धार पर खड़ी है कि उसको अभी वो जो बैकड्रॉप है या जो पॉइंट है कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं, जो बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई बात होकर किसी न किसी बहाने से ये माहौल बनता, परसेप्शन बनता। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है, क्योंकि विजय जी क्या बैकफुट पे देखिए, विजय जी अगर बैकफुट पे खेलेंगे ना ये
स्पष्टता के साथ चीज़ों को नहीं लेके जाएंगे तो ये भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। अगर आपको कन्फ्यूजन शब्द मान लीजिए नहीं ठीक है तो आप अपना रुख साफ करिए ना। रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं रख रहे हैं सामने? एक तरफ ये कह रहे हैं बिल्कुल, कि वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रवक्ताओं को सुना कि जो कह रहे हैं कि बात तो बड़ी लॉजिकल है कोर्ट की, लेकिन फिर रिजू जी कह रहे हैं नहीं हम तो अभी उसी स्थिति में रहेंगे जो पहले चल रही है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। शांतनु गुप्ता जी आप बताओ मेरे को। जी आप कंप्लीट कर लो फिर आता हूँ मैं। बोलो विजय जी। जी नहीं, मैं केवल यही कह रहा हूं कि वो शायद हो सकता है असेस करें, क्योंकि हम कंफ्यूजन कहते हैं कि हर बात पे नीरज जी और विजय त्रिवेदी तो किसी बात पे तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं ना, उससे कोई नुकसान फायदा नहीं हो रहा। लेकिन सरकार को और पार्टी को बहुत सारी चीजों को असेस करना होता है। अपनी पार्टी में लोगों की क्या वॉइस है, क्या राय है, सहयोगी दलों की क्या राय है, और विपक्ष इसका कैसे नैरेटिव बनाएगा, इन सबको भी देख रही होगी। लेकिन मैं रोहिणी कमीशन को कोटा विद इन कोटा का एक हिस्सा मानता हूं, और बेहतर हो कि भारतीय जनता पार्टी इस पर स्टैंड अपना क्लियर कर दे। जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और बीजेपी जितना जल्दी कर देंगे उसमें आपकी राय से सहमत हूं, उससे कंफ्यूजन कम होगा। जी शांतनु जी, चूंकि आप बहुत क्लोजली मिलते जुलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक बार जिन बाहर निकल गया बोतल से ना, तो उसको अंदर नहीं कर सकते आप। अब ये आरक्षण वाला मसला बन गया है, बहुत स्ट्रांग बन गया है। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी हमने देख लिया है। तो अब अगर ये बात आ गई है नैरेटिव में, बातचीत में, चर्चा में, डिस्कोर्स में कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, तो क्या लोगों को ऐसा लगता है कि पासवान या जाटों के नीचे वाली जो सबकास्ट है उनको इस बात का पता नहीं है, वो इसके बारे में अवेयर नहीं होंगी, वो अपने हक के लिए जानेंगी नहीं? ये गलतफहमी किसको होनी चाहिए? अब अगर है तो फिर सामने रखो ना, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए विजय जी ने ये ठीक कहा। देखिए हम लोगों के लिए बड़ा आसान है कोई भी विश्लेषण कर देना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सतीश जी कहेंगे क्या भाजपा के कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह बात करें, इससे ज्यादा हमारी क्या। लेकिन सरकार के लिए मुश्किल है। सरकार के पास चुनाव है, सरकारें हैं, उनके सहयोगी दल हैं, कई सारे कमीशन है, किसमें वो कैसा बिहेव करेगी। इसलिए कई बार सुनने में आसान लगता है कि वो क्लैरिफाई कर दें। क्या कास्ट सेंसस पे कांग्रेस ने पिछले 70 साल से कुछ क्लैरिफाई करा? कर्नाटका का जब कास्ट सेंसस हुआ और जब खड़गे जी से पूछा गया, अभी एक इंटरव्यू चल रहा है काफी समय से, भाजपा उसको चला रही है खूब ज्यादा, कि भाई आपने कास्ट सेंसस जारी क्यों नहीं करा? उन्होंने कहा नहीं हमारी पार्टी में थोड़ा मनमुटाव था और थोड़ा सा समन्वय नहीं था और चुनाव भी आने वाला था, इसलिए हमने नहीं रखा, है ना। तो सरकारों के लिए ये सब कह देना, देखिए जो अपोजिशन की राजनीति करना मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से आसान होता है, क्योंकि आप किसी चीज का भी विरोध कर सकते हैं। तो कास्ट सेंसस से कई बार मैंने डिबेटों में पूछा, जो भी इंडी दल के लोग होते थे, कास्ट सेंसस से आप करेंगे क्या? तो किसी ने कुछ बताया नहीं। सामाजिक न्याय होगा, न्याय होगा। मैंने कहा अगर ये नंबर आएगा तो क्या करेंगे, ये नंबर आएगा तो क्या करेंगे? बल्कि कुछ SC ST समाज के लोग परेशान है कि हमारा रिजर्वेशन ना ले लें कास्ट सेंसस करके, कुछ नया ना शिगोफा खुला है। तो इन चीजों पे क्लियर पोजीशन कोई नहीं लेगा। इस पे केवल क्लियर पोजीशन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। आपको याद होगा कर्नाटका के चुनाव एक SC ST एक्ट में थोड़ा सा चेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप पहले एप्लीकेंट को क्या देखेंगे, केवल जो वो अगर कोर्ट में चला गया तब या उसे गवाही भी देनी, उसे प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने कर्नाटका के चुनाव में क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने SC ST एक्ट हटा दिया। तो विपक्ष तो उसको कैसे भी प्रस्तुत करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिल्कुल क्लियर होना, एब्सोल्यूट होना, क्योंकि दोनों साइड के इफ्स एंड बट्स हैं। जैसे हम लेटर एंट्री की बात करते हैं, अब लेटर एंट्री में बड़े आराम से कांग्रेस बच गई कि भाई मनमोहन सिंह कौन सी लेटर एंट्री किस रिजर्वेशन से आए थे, मोन्टेक सिंह कौन से आए थे, बिमल जालान किससे आए थे, वर्गीस कुरियन किस रिजर्वेशन से आए थे लेटर एंट्री में। लेकिन अब लेटर एंट्री आपके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, तो आपने फॉर्मल लेटर एंट्री करी क्यों नहीं? आपने कब पद निकाले? तो ये बचना बड़ा आसान होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए हर समय मुश्किल होगा, उसे थोड़ा सा बच के निकलना पड़ेगा, क्योंकि इनका किसी का भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं है जब तक कोर्ट उस पर वर्डिक्ट ना दे दे, मेरा ये मानना। नहीं, आपका मानना ठीक। जैसे अभी ये जो लेटरल एंट्री वाला था, सीधी भर्ती कर लो, तो निकाला ही क्यों? अगर आपको यूटर्न लेना था, इतना डर था तो मेरा सवाल तो ये, क्यों निकाला था फिर? देखिए वो आफ्टर थॉट हो सकता है, और आपको पता होगा नीरज भाई, ये पिछली सरकार में मतलब मोदी 1 में 10 लोगों की विज्ञप्ति निकल के लेटर एंट्री हो चुकी है। उन लोगों ने अपने कार्यभार क्योंकि 3 साल का आपको पता होगा, 2 साल एक्सटेंडेबल है। मैं तो जानता हूँ सारे लोगों को, 3-4 लोगों से मेरा अच्छा परिचय है। अंबर दुबे हैं, एविएशन में थे, करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के आए थे, डिलाइट की अपनी एविएशन में अच्छा काम करा। उन्होंने 3 बड़ी ट्रेनिंग अकेडमी सेटअप करी जो एविएशन में लंबे समय तक नहीं थी। उन्होंने अच्छा काम करा, चले भी गए वापस अपनी नौकरी में। तो बहुत सारे तब इनको शायद दिमाग में नहीं आया, क्योंकि तब रिजर्वेशन इतना बड़ा इशू नहीं था, तब ये बिका भी नहीं था कि संविधान खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। विजय जी की एक छोटी बात से मैं इतर करूंगा, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज है। भाई अमित शाह का फेक वीडियो चला देना और उसको रेवंत रेड्डी अपने ट्विटर से डालते हैं, विजय जी ये कैसे फेक न्यूज नहीं है?
मतलब एक इतने बड़े नेता का फेक वीडियो बना के नहीं, वो ये विजय जी शायद ये कहना चाहते हैं कि उस डिबेट को हम यहाँ नहीं लाना चाहते कि वो फेक वो है नहीं है, वो फिर अलग लेवल पर डिबेट चली जाएगी। मुद्दा ये है कि देखिए आपकी बात जो है ना बहुत सही कह रहे हैं, आपकी सरकार को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, लेकिन परिस्थितियाँ जब बदल रही हैं, अभी आप देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस कोटा विद इन कोटा में ये कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण खत्म करने की तैयारी है। अगर इस लेवल का अटर कन्फ्यूजन फैल गया है तो उसको कौन दूर करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा नहीं गाँव बताने के लिए हमने ऐसा नहीं कहा है। खुल के खेलना पड़ेगा आपको, आप बच के नहीं खेल सकते। रामकृपाल जी कन्फ्यूजन, अच्छा नॉट ओनली बीजेपी, कांग्रेस में भी कन्फ्यूजन है। मैंने कल ही इस पर शो किया था, मैंने दोनों को बुलाया, ना भाजपा वाले आए ना कांग्रेस वाले आए, बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पर, कोई लाइन लेने को तैयार नहीं है। राजनीति सबको करनी है इस पर। रामकृपाल जी कन्फ्यूजन फैला दिया कोर्ट ने। नीरज जी, विजय जी ने बहुत अच्छी तरह से बात को रख दिया है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सच्चाई सब पार्टियों को मालूम है। एक ऐसा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट को तो कोई वोट नहीं लेना है, इसलिए 6 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। लेकिन बीजेपी ने भी देखिए रुख देखते हुए अभी जो पिछले आरक्षण से जो उनको थोड़ी चोट लगी है, बीजेपी भी, लोग कह रहे हैं नहीं, बीजेपी ने तो उनका ऑफिशियल बयान आ गया है कि हम कोई ये क्रीमी लेयर नहीं बनाएंगे, ऐसा तो मैंने पढ़ा है पेपर में। अब हो सकता है तो वही सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को जान रही हैं कि ये बर्र का छत्ता है। हकीकत क्या है आप भी जानिए। अदालत का फैसला यह है कि जो लोग, इवन गवई ने सीधे सीधे कहा है कि एक बार जिनको बेनिफिट मिल चुकी है, जिस परिवार को कोई आईएएस बन गया है, तो कृपया उसको दोबारा न दें, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका लाभ पा चुका है। जो वंचित हैं इतने दिनों से, जिस कमेटी की बात विजय जी भी कर रहे थे, बिल्कुल सही है। आप देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टी आरक्षण के मामले में कोई भी उसमें हाथ नहीं लगाना चाहता। सच्चाई सब जानते हैं। आज तक क्रीमी लेयर बराबर बनी है सब में, जैसे पिछड़ों में बनी थी वैसे SC/ST में बन रही है। और ये वो जातियां हैं, एक आध तो वो जातियां हैं जो सिर्फ कामा के नाते कामा। अच्छा नेटवर्क यही दिखाती है कि चंद लोग इसका लाभ ले रहे हैं, और जो कल प्रोटेस्ट में आपको दिखाई पड़ रहे थे, जाहिर सी बात है जो इसकी क्रीमी लेयर है उन्हीं के हाथ में प्रोटेस्ट करने का, ये सब दिखाने का वही लोग हैं। वो जो सामान्य जिसको आज तक कोई नहीं मौका मिला है वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये बात कन्विंस करना, इस बात से होना, न बीजेपी इसके लिए तैयार है न भारत की बाकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये सच्चाई नहीं कहता, इसको कारपेटिंग कब तक करते रहेंगे? कभी न कभी ये सच आएगा और फिर उसके बाद इसकी कारपेटिंग नहीं हो पाएगी। जी मैं तो यही कह रहा हूँ, ये आपने अगर इतनी हिम्मत दिखा के 370 सॉल्व कर दिया तो कारपेट में दबाने से मामला सुलझेगा नहीं। कई बार राजनीति में वो मौके आते हैं जब आपको 2+2 4 ही करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं आपके पास होती। तो वंस फॉर ऑल अगर इशू को सेटल करना तो आपको देखना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर सतीश जी और प्रेम जी के पास आते हैं इसी मसले पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हम लोग उत्तर प्रदेश पे चर्चा की और अब थोड़ा सा आरक्षण वाले मामले में बातचीत हो रही। सतीश जी और प्रेम जी के पास चलते। सतीश जी ये बताइए कि जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हैं सारे दल मिलके? देखिए मैं कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ, जाति जनगणना क्या है कि आर्थिक जो हालत है ये दोनों मिला करके एक हथियार बन जाता है। अब कौन क्यों कराना चाहता है, कारण ये है, देखिए इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि एकदम बुलडोजर हिंदुत्व के सामने ये जो जातियों का वर्गीकरण है और जो हिंदू कास्ट ऑर्डर है वो खड़ा हो गया है। ये बात समझ लेना चाहिए। हमको लगता है उसमें जो राजनीतिक स्वार्थ है या राजनीतिक भलाई है, जो भी आप कह लीजिए, वो इसके पीछे की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं यहां पर रामकृपाल जी से सहमत हूं कि उसमें मेरिट है
कि भैया क्रीमी लेयर और जो पा गए खाली पाते रहेंगे, और जो नहीं पाए वो तो इतना साल से नहीं पाए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जो सारी पार्टियां इसमें, जब तक वोट की राजनीति है उसमें तो होना नहीं है। मेरा एक बुनियादी प्रश्न है, आप इसका जवाब हमें कोई दे तो दे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सिर्फ 4 जाति है, 4 जाति, 4 जाति बार बार बोल रहे हैं। आरएसएस का एक मुख्य पत्र है, वो कहता है जाति के बिना तो कुछ है ही नहीं। अब ये जो बातें हैं, ये इससे बात बड़ा डिफरेंट है। लेकिन अगर सच्चाई में हम जाएंगे, सच्चाई में जाएंगे तो भाई नौकरी रहेगी तब ना आरक्षण। और अगर कहेंगे कि अच्छा जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो मिलता है, तो वहाँ तो है, लेकिन तब पढ़ के क्या करेगा जब नौकरी नहीं मिलेगा तब? तो ये सारे बुनियादी प्रश्न है। मेरिट के आधार पर ये निश्चित रूप से हम मानते हैं कि कुछ उसको नए सिरे से आरक्षण की पद्धति, उसमें मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन कुछ रूप प्रकार बदलना चाहिए। और उस लिहाज से अगर कोई शासक फैसला करता है तो क्या है, लेकिन होगा नहीं। ये क्यों नहीं होगा? मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए। प्रेम कुमार जी, जब जाति जनगणना की बात की जा रही तो उसका लॉजिकल एंड तो यही है ना जो कोर्ट कह रहा है। तो इसमें सारी पार्टियां मुंह क्यों छिपा रही हैं? राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी का तो यही तरीका होगा ना फिर। तो इस पर बयान क्यों नहीं देते? इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का? देखिए नीरज जी, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देता है तो संविधान के हिसाब से उस फैसला देता है, ये हम मान के चलते हैं। और यहाँ जातीय जनगणना थोड़ी तो से अलग बात है, लेकिन आरक्षण और क्रीमी लेयर और इन सबको देख के देखें तो आरक्षण का जो मूल कारण रहा है आरक्षण देने का, वो शैक्षणिक और सामाजिक आधार। जैसे ही आप क्रीमी लेयर इसमें घुसाते हैं, वो आर्थिक आधार आ जाता है, और ये संविधान की में आरक्षण देने की जो मूल भावना है उसके खिलाफ चला जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो लोग कतई एग्री नहीं करेंगे जो चला जाता है। मुझे समझाओ कैसे मूल भावना खिलाफ कैसे जाता है? मानते हैं मूल भावना खिलाफ नहीं, देखिए क्रीमी लेयर का जहां तक सवाल है, देखिए एक बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है। क्रीमी लेयर के आधार पर कम बेस कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो राज्यों में जो आरक्षण चल रहा है उसमें तो है ही, कि इतना इनको इतने ही मिलेगा, इतना पैसे वाले होंगे तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। ये तो एक ऑपरेशन में चीज है। ये बात आप सही याद दिला रहे हैं। आप SC/ST की बात नहीं कर रहे ना यहाँ पे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ओबीसी में तो है लेयर की भी व्यवस्था जो हुई है, जो कोई भी आरक्षण को जो हमारे यहाँ प्रचलित है संविधान में, उसमें कहीं आर्थिक आधार नहीं है। कोर्ट ने इसमें घुसाया है आर्थिक आधार, जो आगे बढ़ रहा है। और एक्सेप्टेबली लोग क्या करेंगे, कोर्ट की तो बात मानेंगे। लेकिन जो सड़क पर उतरते हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, जो मानते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार के अलावा हमको आर्थिक आधार कबूल नहीं है, तो वो डिफरेंस रहेगा। आज भी जो आंदोलन हो रहा है, तो जो आंदोलन हुआ उसमें क्या है कि हमारे वर्ग को बांटा जा रहा है। ये थॉट उससे निकालने की कोशिश हुई कि जो आरक्षित वर्ग है उसको बांटा जा रहा है। प्रेम कुमार जी सुनो ना सर, ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं। मैं सीधे सीधे ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आरक्षण का मूल उद्देश्य है ना कि अपलिफ्टमेंट, वही है ना? अपलिफ्टमेंट में क्या आप आर्थिक बोलेंगे? अरे भाई मैंने बोला ही नहीं, आप ही ले आए उसको। अपलिफ्टमेंट मैंने बोला। अपलिफ्टमेंट कैसे होगा आप समझाओ। आपके नाम के आगे डॉक्टर प्रेम कुमार लिख दें तो रोजी रोटी चलेगी क्या? देखिए आर्थिक आएगा ही आएगा सर। आप उससे इंकार क्यों कर रहे हैं? वो एक सच्चाई है। बिना आर्थिक के कैसे हो सकता, मुझे बताओ आप। नहीं, आर्थिक तो अपलिफ्टमेंट बोल रहे हैं ना, लेकिन तो वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर उस एक समाज में सबको अपलिफ्टमेंट करना है, सवाल सुनो ना सर। और उसके लिए एक, मैं तो कह रहा हूं जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज है। उसके जरिए हमें पता लगेगा कि कहां तक अभी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो फिर कोर्ट के इस फैसले को सिद्धांत रूप में, व्यवहारिक रूप में राजनीतिक दल क्यों नहीं मान रहे हैं? फिर तो रोज वोट की राजनीति चल रही है। अरे भैया कौन बर्र के छत्ते में हाथ डाले, दूर रहो। ये हो रहा है फिर।
देखिए, जातीय जनगणना से उस वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है, ये पता चलेगा। लेकिन उसके बाद उसका उपचार ये नहीं है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दिया जाए, उसका वो उपचार नहीं क्या है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ समूह जो चिन्हित है ऑलरेडी, उसमें क्या बदलाव आया है, उसकी उसी समाज, अरे फिर प्रेम जी आप कंफ्यूज करो, उसी समाज के अंदर उस व्यवस्था को करना, ऐसा नहीं कि वो कहीं निकल के चला जाएगा। विद इन दैट कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा रिलुक करिए आप कि उस व्यवस्था का फायदा मिला कि नहीं मिला, मिला तो किसको मिला और किसको मिलना चाहिए। एकदम जेन्युइन सी बात लगती है। अगर इजाजत दे, एक लाइन मैं बोल दूं बीच में। बोलिए सर, बोलिए। जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हो, प्रेम कुमार जी, इसमें ये नहीं है कि आर्थिक आधार पर हटा करके वो आरक्षण किसी और तो पिछड़ों या सवर्णों को दिया जाएगा। एक सिंपल सी बात है, एक गांव है, मान लीजिए उसमें 100 SC ST लोग हैं, उसमें से 20 का घर पक्का मकान है, वो इनकम टैक्स देता है और उसी को आरक्षण अब तक मिला है। सीधे सीधे कोर्ट ये कह रही है कि बाकी जो 80 हैं जिनको आज तक नहीं मिला है, तो कृपया उनका, जिनका पक्का मकान है, जिनके पास जो इनकम टैक्स पे है, उनके बजाय उस SC ST को दीजिए जिसको आज तक नहीं मिला है। फर्क कितना है, इसमें किस बात की आपत्ति है? क्या SC ST पे मैं बता रहा हूँ इनकम टैक्स नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। वहां तो आर्थिक चीजें उन पर भी लागू होती हैं। बाकायदा गवई जी ने लिखा है कि अगर एक आदमी, उसकी एक पीढ़ी IAS हो गया तो माना जाता है कि वो अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दिला रहा है, सारी चीजें कर रहा है, समाज में उसका एक बेहतर दर्जा है। उसके बजाय जो एक बेचारा खेतिहर जिसके पास जमीन नहीं है, आज तक जिसका बेटा जो है कभी कोई आरक्षण नहीं मिला उसको, यही क्रीमी लेयर वाले जब प्रेम कुमार जी को सुन ले, राम कृपाल जी, प्रेम कुमार जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपको, बोलिए प्रेम जी। ये राम कृपाल जी जो बता रहे हैं, उसका जो दूसरा पहलू है जो निकल के आना चाहिए, वो ये है कि इसी व्यवस्था के तहत जिसको आप जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, जो अब तक आरक्षित वर्ग है उसको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, ये कह के कि आपको तो मिल चुका जो मिलना था। नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम मत फैलाइए, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम है सर। मैं दोबारा दर्शक जो सुन रहे, जैसे किसी ने इस पे एक तर्क दिया मुझे, मैं ऐसे बातचीत कर रहा था कि जिनको आप कह रहे हैं कि उनको नीचे मिलना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, उसमें नीचे भी शायद लोग हो सकता है नौकरी के लायक भी ना हो। तो मैंने कहा इसका मतलब वो पूरी जिंदगी भर ऐसे रहेंगे क्या? वो एक जातिवाद के अंदर एक जातिवाद का सिस्टम बना रखा है लोगों ने कि हमको मिल रहा, नीचे किसी को नहीं मिलना चाहिए, हम छत पे चढ़ गए, हम सीढ़ी लात मारेंगे। इसका तो नीरज जी ये है, जब नौकरी ही नहीं है तो सबको लाभ मिल रहा है। अरे दादा, अरे तो फिर एक मिनट, जब ये बात आप लोग कहते हैं तो पूरी आरक्षण व्यवस्था पे आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं खुद। बोलिए विजय जी। फिर तो जरूरत ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो सवाल ही मत, आप ये कोर्ट में बोलने मत दीजिए कभी। जी, एक तो ये भ्रम मत पैदा कीजिए कि उनको बाहर करने की बात है। रिजर्वेशन को समझिए कि रिजर्वेशन का पहला मकसद क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना, सबके बराबर में जो पिछड़े लोग हैं, पहला। और उसका स्केल क्या है? इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। कोई IAS हो जाएगा, कोई पॉलिटिकल लीडर हो जाएगा तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट तो होगा ना उसका, पहली बात है ये। और दूसरी बात है कि पिछड़ों में जो पिछड़े हो गए हैं उनको आगे लाने में क्या बुराई है? मैं इसको, यदि आप नाराज ना हो तो मैं कहूँ ये एक फिर से नियो सवर्ण की लड़ाई हो रही है कि दलित और पिछड़ों में जो लोग नियो सवर्ण बन गए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, वो अपना हिस्सा बांटना नहीं चाहते, पहली बात। लेकिन इसको फिर से मैं बहुत वार्निंग के तौर पे कह रहा हूँ, 1990 को याद कीजिए, मंडल कमीशन में बहुत सारे जो अपर कास्ट लोग, सवर्ण लोग थे, नीरज जी के जैसे बड़े लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन ये बहता हुआ पानी है, इसको आप रोक नहीं पाएंगे अपने पत्थर से। अब ये जो लड़ाई है आगे निकल गई है, ये जो सब डिवीजन है इसको रोकना मुझे लगता है कि नामुमकिन है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक मैसेज के तौर पर मैं देखता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे मुख्यालय बनाने के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को याद कीजिए कि सबसे पिछड़े को
पर नजर रखिए। तो जो सबसे पिछड़ा है वही सब डिवीजन में है। और अभी एक और चैलेंज आने वाला है सर, जो मुझे जानकारी मिली है, सितंबर में जनगणना शुरू होने वाली है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार जातीय जनगणना के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, ये चैलेंज भी अभी आने वाला है। ओके, बिल्कुल 30 सेकंड गुप्ता जी आपके लिए। 30 सेकंड सर, ब्रेक लेना मुझे, फटाफट बोलिए सर। बस छोटी सी कहूंगा, अभी संजय निषाद जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक सही चीज कही कि भाई वो दो शब्द भी यूज करते हैं, लेदरमैन और मिल्कमैन, कि जो एससी का रिजर्वेशन है वो लेदरमैन मतलब जाटव लोग ले गए अधिकतर, और जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो मिल्कमैन मतलब यादव लोग ले गए। तो ये बिल्कुल चर्चा भी है, सामाजिक चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है, और ये ओबीसी और एससी के अंदर ये चर्चा है। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो बिल्कुल ये, जैसे विजय जी ने कहा, इसको रोक नहीं पाएंगे बहुत समय तक आप। एक्चुअली जी 30 सेकंड सतीश जी, जल्दी से प्लीज, बहुत जल्दी से। मैं बस इतना कह रहा हूं, रोक पाएंगे कि नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा। ये 240 वाली सरकार है, नहीं हो पाएगा। 370 के लिए वो जातीय जनगणना भी करा सकते हैं, इसकी भी संभावना। अंतिम बात मैं ये कह रहा हूं, ये वक्त आ गया है कि आप सामाजिक शैक्षणिक को रहने दीजिए, उसमें अब थोड़ा आर्थिक लाइए। जी देखिए, मसला सिर्फ इतना है, जैसे भी विजय जी ने भी कहा, शांतनु भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि वो बोतल से जिन बाहर निकाल दिया आपने, और अच्छा है निकाला आपने। सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सामने होनी चाहिए। और जातीय जनगणना आप करा रहे हैं, ये आपकी मांग है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। पहले ठाकुर और पंडितों को बड़ी गलतफहमी थी कि वो रोक लेंगे, वही बात विजय जी कह रहे थे। अब नहीं रोक पाएंगे आप। अब तो ये सब कुछ सामने होगा ना, फिर काहे के लिए छिपा रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। छोटा सा एक ब्रेक, देखते रहिए CNBC आवाज़।